कर दिया। इस बात पर मैं थोड़ा सा और इतिहास आपको बताना चाहूंगी कि हमारे भारत देश का इतिहास ही ऐसा रहा है कि राजा महाराजा वो कोई भी हो, बहुजन समाज से हो, मूल निवासी हो, नागवंशीय हो, कोई भी हो, लेकिन उनके सलाहकार और उनके राज पुरोहित अक्सर ब्राह्मण हुआ करते थे। और यहीं पर हमारे लोग मार खाते आए हैं हमेशा। इन सलाहकारों ने और राज पुरोहितों ने हमेशा राजाओं को गलत निर्देशन देकर उनके राज्य को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए बुद्धा के साहित्य में भी एक कथा आती है कि किस तरह से राज्य में जब अराजकता फैल जाती है तो ब्राह्मण जो उनका सलाहकार होता है वो कहता है कि आप नर में यज्ञ कराइए, 1000 नरों की बलि चढ़ाइए तो तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो राजा उसको तो हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करता है। वो दूसरी तरह से टेक्निक यूज करता है और कहता है कि जो भी गलत काम करेगा उसके राज्य में, जो भी शील का पालन नहीं करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, मारामारी करेगा, व्यभिचार करेगा, लूटपाट करेगा, ऐसा कोई भी अगर अपराधी मिल जाए तो वो उनको जेल में डाल देंगे और बाद में नरबलि यज्ञ होगा तो उसमें उनकी बलि चढ़ाई जाएगी। इस तरह से जब वो राजा वो पुरोहित का बात न मानकर अपने दिमाग से काम करता है तब उस राज्य में सुराज्य आता है। तो ये जो इतिहास रहा है हमारे देश का कि किस तरह से राजपुरोहित के पद पर और सलाहकार के पद पर ब्राह्मणों के रखने से हमारे मूल निवासी नागवंशीय राजाओं का नुकसान हुआ। जिन्होंने नहीं सुना उनका नुकसान नहीं हुआ और जिन्होंने सुना उनका नुकसान हुआ। तो ये बात यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कि आधुनिक युग के इस शाहू महाराज के समय में जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण राज पुरोहित या सलाहकार जो है वो एक गलत मानसिकता रखते हैं, विषमतावादी मानसिकता रखते हैं, तो उन्होंने उनको पद से च्युत कर दिया। अब इतना ही नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जिसकी कि बहुत पहले बहुत जरूरत थी। उन्होंने क्या किया कि उन सब पुजारियों को हटा दिया, जितने भी पुजारी थे सबको हटा दिया, उनके पदों से हटा दिया और उनकी जगह पर जो युवा मराठा लोग थे उनको नियुक्त किया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक कदम था कि उन्होंने ब्राह्मणों के पदों पर मराठाओं को नियुक्त किया, यानी जिनको की अधिकार नहीं था उनके हिसाब से, ब्राह्मणवाद के हिसाब से वो निम्न जाति के थे और वो सलाहकार या पुरोहित का पद नहीं कर सकते थे। इस विवाद को विदोक्ता विवाद का कहा गया है। ये बहुत प्रसिद्ध है शाहू महाराज के लाइफ का वेदोक्ता विवाद। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनको पुरोहित तो बनाया मराठाओं को, लेकिन उनको काम कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए एक तरह से शिक्षा देना भी शुरू किया। वेदों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार जो उनको नहीं था वो उनको अधिकार दे दिया, उन्होंने उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। यानी ये गैर ब्राह्मण आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया। वो छोटी सी घटना थी नदी पर जो उनके साथ में हुआ, एक ब्राह्मण के द्वारा उनका जो अपमान हुआ, उसके खिलाफ ये एक धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता चला गया और उन्होंने मराठों को, शूद्रों को पुरोहित के पद देना शुरू कर दिया और उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था कर दी। उन्होंने कुलकर्णी जैसे पदों को भी समाप्त कर दिया जिस पर कि ब्राह्मणों का ज्यादातर अधिकार था, और जो वंशानुगत उस पद पर आते थे उस वंशानुगत पदों को खत्म कर दिया। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो पद थे कुलकर्णी के, कलेक्टर के, जो शिवाजी महाराज के समय से चले आ रहे थे, तो इसको पूरी तरह से खत्म करके निचली जातियों के लोगों को उन पदों को देने की शुरुआत कर दी। यानी जहां जहां उनको परिवर्तन करने का अवसर मिला वहां वहां वो परिवर्तन करते चले गए। जरा भी उन्होंने सोचा नहीं कि ये वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था या धर्म व्यवस्था के विपरीत है, जो बोलना है बोलो। और बहुत विरोध हुआ इसका, काफी विरोध हुआ। दूसरी बात, उन्होंने 1903 में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। 1903 में शाहू महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।
देखो आज भी हम देखते हैं मठों में बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति हमारे बहुजन वर्ग की इकट्ठा है, वहां पर जाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, और सारे मठों में कौन बैठे हैं, तो ये ब्राह्मण पुरोहित ही बैठे हैं। और शंकराचार्य एक पद था, उस पर उनकी उनके हिसाब से आदमी बिठाया जाता था उस पद पर। तो यहाँ पर एक विशेष बात हमको दिखाई देती है कि 1963 में तत्कालीन कोल्हापुर महाराज ने एक आदेश निकाला था कि कोल्हापुर का जो शंकराचार्य मठ है, इस मठ में जब भी वो अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे तो राजा की अनुमति लेना ये आवश्यक होगा। अब इन्होंने क्या किया, 1933 में जो शंकराचार्य था उसने शाहू महाराज की अनुमति लिए बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और खुद वहां से गायब हो गया। तो ये जो आदेश की अवहेलना शंकराचार्य ने की, इसके खिलाफ एक्शन शाहू महाराज ने लेते हुए उस पूरे मठ की संपत्ति को ही जब्त कर दिया, क्योंकि उस मठ में ज्यादातर जो खजाने से मदद जाती थी, यानी बहुत सारी संपत्ति वहां पर थी। इसीलिए हम कहते हैं कि शाहू महाराज ने समय समय पर खजाना खोल दिया लोगों के हित के लिए। जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने खजाना खोल दिया, लोगों को मदद पहुंचाई, आर्थिक मदद पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने इस तरह के निर्णय लिए कि मठों में जप्ती और उसका सारा खजाना वापस उन्होंने अपने कोष में ले लिया था। तो ये बहुत बड़ा एक फिर ब्राह्मणवाद को चोट पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। और इससे इतना खफा थे सब लोग कि उनको बार बार धमकियां मिलने लगी थी मारने की, और यहाँ तक कि एक बार उनको जान से मारने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट भी कराया गया था। इन चीजों की ज्यादा साहित्य में हमें पता नहीं चलता है, बहुत रेयरली किसी किताब में ये बात आपको मिलेगी कि उनको मारने की कोशिश की गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया था। जिसके बारे में मुझे ये जानकारी मिली है तो मुझे अच्छा लगा कि इसको हम और ज्यादा प्रसारित करें कि किस तरह से ब्राह्मण लोग उनके विरोध में हो गए थे कि उनकी जान भी लेना चाहते थे। लेकिन शाहू महाराज उससे डरे नहीं और उन्होंने कहा कि मैं गद्दी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी जो सामाजिक निष्ठा और प्रतिबद्धता है, जो मैं करना चाहता हूँ, विषमता को मिटाकर समता लाना चाहता हूँ, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे गद्दी ही छोड़नी पड़े। और एक ऐसा मामला भी हुआ था जिसमें कि वारिस के मामले में, क्योंकि ये दत्तक लिए गए थे और अंग्रेजों ने एक कानून भी निकाला था कि दत्तक नहीं लिया जाएगा। जो राज्य में खून से रिलेटेड अगर कोई वंश या वारिस नहीं होगा तो वो राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में विलीन कर दिया जाएगा। इस मामले में तिलक के साथ में उनका कोर्ट केस चला था और यहाँ पर शाहू महाराज ने तिलक को बहुत जबरदस्त टक्कर कोर्ट में दी थी। यानी मुझे ऐसा लगता है, डिटेल नहीं मिला है मुझे, थोड़ा सा ही जानकारी मिली है, लेकिन मैं इसको इस तरह से समझ रही हूँ कि जिस तरह से झांसी की जो रियासत थी लक्ष्मीबाई की, तो लक्ष्मीबाई ने भी दत्तक पुत्र लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने एग्रीमेंट के अनुसार झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन यहाँ शाहू महाराज भी दत्तक पुत्र थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ अंग्रेजों ने किया नहीं। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देने की वजह से लोकमान्य तिलक, यहाँ पे भट्टमान्य शब्द इस्तेमाल किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो लोकमान्य नहीं थे, वो भट्टमान्य थे, यानी सिर्फ ब्राह्मणों को ही मान्य थे। तो इन्होंने शाहू महाराज के खिलाफ कोर्ट में जो केस करती थी वो इसी मामले को लेकर थी कि वो दत्तक थे, दत्तक वारिस थे, तो उनको उस सिंहासन पर बने रहने का अधिकार नहीं। इस तरह का ये एक मामला कोर्ट में चला था और जहां उन्होंने बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी और उसमें तिलक को केस हारना पड़ा था। तिलक केस हार गए थे और इतना ही नहीं, उन्हें 60,000 रुपये दंड भी भरना पड़ा था। तो ये प्रैक्टिकली इतना सुंदर हम देख रहे हैं शाहू महाराज के जीवन के प्रसंग कि उन्होंने कैसे फाइट दिया है ब्राह्मणवाद को और ब्राह्मणों को।
अभी कुछ कह रहे थे कि ब्राह्मणवाद को हमको मिटाना है, ब्राह्मणों को नहीं, लेकिन ब्राह्मणवाद को फॉलो जो कर रहे हैं वो किसी ब्राह्मण से कम नहीं है। तो जब कोई अपने सिर पर ही आ जाए तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए उसका खात्मा करना ही पड़ सकता है। तो यहाँ पर जब तिलक आमने सामने आ गया है तो शाहू महाराज ने उनको पूरी पूरी टक्कर दी। तो ये बहुत सुंदर एक उदाहरण मुझे यहाँ पर मिला है। और उसके बाद में उन्होंने जो शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का एक मूवमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रभाव था मिशनरी स्कूल का, तो वो चाहते थे कि उनके राज्य में जो शिक्षा प्रणाली है वो मिशनरी स्कूलों की तरह हो, जो ईसाई मिशनरी लोग करते थे उस तरह की हो, क्योंकि उनको ब्राह्मणों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, ब्राह्मणों के स्कूल पर भरोसा नहीं था, ब्राह्मणों की शिक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं था। तो उन्होंने उनके अगेंस्ट में एक शिक्षा संस्थानों का विकल्प खड़ा करने की कोशिश की। तो ये एक शैक्षणिक क्रांति हम कहेंगे कि कैसे विकल्प उन्होंने खड़े किए, यूरोपियन ढंग के स्कूल उन्होंने खोले और साथ ही बोर्डिंग स्कूल्स भी खोले। ये बोर्डिंग की जो आइडिया है ये इन्हीं से शुरू होती है। क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना उन्होंने सबसे पहले की थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत दूर दूर दराज में जो अछूत बच्चे रहते हैं वो तो उतने हर जगह हर गांव में स्कूल नहीं खोले जा सकते थे, तो उनको रहने की सुविधा चाहिए थी ताकि वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहरों में आकर पढ़ाई लिखाई कर सके। तो उनके रहने की व्यवस्था के लिए उन्होंने बोर्डिंग स्कूल, स्कूल के साथ में बोर्डिंग स्कूल इस तरह का शुरू किया। और ये जो तरीका था शिक्षा प्रणाली का, ये यूरोपियन तरीका था और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको अमल में लाया। लेकिन बाद में वो देखते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी निर्माण हुए कि जहाँ एक साथ सभी जाति धर्म के बच्चे रहते थे तो वो आपस में बहुत जातिवाद करते थे। खास करके भोजन भोजन करते समय उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जाता था, पिछड़ी जातियों के साथ में या अछूत बच्चों के साथ में। तो फिर उन्होंने जातिवार स्कूल और जातिवार हॉस्टल्स अलग अलग किए। अभी मैं उनके नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे उन्होंने अलग अलग जाति के नाम से बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल्स शुरू किए। और उनमें जो बहुत बुद्धिमान छात्र होते थे, मेधावी छात्र होते थे, उनके लिए छात्रवृत्तियां शुरू की। यानी जो हम देख रहे हैं आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें एजुकेशनल राइट मिला है उसका सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आगे जाते हैं तो 2 कदम पीछे भी आ जाते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है हर चीज का। लेकिन यहाँ पर शाहू महाराज ने स्वयं ये सारी योजनाएं बनाई और इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते समय जो जो दुविधाएं आ रही थी या जो रुकावटें आ रही थी उसको किस तरह से हल करते चले गए हैं, ये हमको दिख रहा है। यानी जब उन्होंने जातिवार स्कूल और जातिवार हॉस्टल्स चालू किए, उनके लिए छात्रवृत्तियां शुरू की, तो बड़ी मात्रा में पिछड़ी जाति से, अछूत जाति से विद्यार्थियों की संख्या एजुकेशन के इसमें बढ़ी। और बाद में उन्होंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने बाद में जब देखा कि इतनी संख्या में ये बच्चे आ गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बाद में फिर को एजुकेशन शुरू कर दिया। यानी सबको एकत्रित करके क्वेश्चन ये स्कूल शुरू कर दिए। यानी जातिवार संस्थाएं बाद में उन्होंने बंद कर दी। यानी जातिवार संस्था करने के पीछे एक अलग उद्देश्य था और फिर बाद में वो उद्देश्य पूरा होने के बाद उन्होंने उसको खत्म कर दिया, ताकि सामान्य रूप से सभी लोग एक समान शिक्षा प्राप्त कर सके, एकत्रित रह सके। इस मामले में उनका करवीर गजट नाम से घोषणा पत्र है, जिसे कि क्रांतिकारी घोषणा पत्र कहते हैं। वो 26 जुलाई 1902 को उन्होंने प्रकाशित किया था अपना घोषणा पत्र। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने निश्चित किया है कि हमारी जो नीति है उसके मुताबिक पिछड़ी जाति के लोगों को उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस वर्ग को सरकारी क्षेत्र में पहले से ज्यादा नौकरियां दी जानी चाहिए। और तीसरा था घोषणा पत्र के अनुसार
कि इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने की तारीख से सरकारी दफ्तरों में रिक्त पदों में से 50% पदों पर पिछड़ी जातियों के पढ़े लिखे युवाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। यही मेरी इच्छा है। ये इसे कहते हैं क्रांतिकारी घोषणा पत्र करवीर गजट में। इसके बाद यही हम लोग बार बार कह रहे हैं 1902 में जो सबकी समान भागीदारी की या आरक्षण की जो बात है, ये इसी में यहीं से शुरू हुई है। और इसी के तहत हम देखते हैं कि शाहू महाराज ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बुद्धिमत्ता और क्रांतिकारी विचारों को देखते हुए उनको किस तरह से मदद की थी। अब वो शायद वो सारी बातें आपको मालूम है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। उन्होंने उनको छात्रवृत्ति भी दी थी कॉलेज में पढ़ने के लिए, और मूक नायक जो पाक्षिक बाबा साहब ने शुरू किया था उसके लिए भी आर्थिक मदद की थी। तो इस तरह से उन्होंने बाबा साहब को मोटिवेट किया, यानी उन्होंने जो कहा था कि दलितों को, पिछड़ों को इस तरह की अवसर और सुविधाएं देना चाहिए, तो वो देखते ही रहते थे कि कहाँ पर इस तरह का व्यक्ति मिलेगा, कहाँ इस तरह की प्रतिभा छुपी हुई है। उन प्रतिभाओं को वो चुन चुन कर आगे लाते थे। उसमें से एक प्रतिभावान व्यक्ति जो उन्हें बाबा साहब मिला, उनको उन्होंने मानगांव की परिषद में अध्यक्ष बनाया था, और वहां पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यही व्यक्ति है जो अछूतों का सही तरीके से नेतृत्व करेंगे और उनको उनके हक दिलाएंगे, उनकी स्थिति बदलने में काम करेंगे, और इतना ही नहीं, आगे चल के वो देश के भी नेता बनेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है शाहू महाराज का बाबा साहब को लेकर। ये हम उसमें भी यूज करते हैं, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि गोलमेज परिषद में गांधी ने कहा था कि मैं दलितों का नेता हूँ। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, साबित कर सकते हैं हम कि दलितों का नेता कौन है। और उस समय दलित शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ समझने के लिए, लेकिन वो अछूतों की बात कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने उसी समय वहां से लंदन से टेलीग्राम भेजकर लोगों को बताया था कि इस तरह से गांधी अपने आप को नेता घोषित कर रहा है या प्रतिनिधि घोषित कर रहा है। तो फिर यहाँ से लोगों ने, भारत से लोगों ने, कई लोगों ने टेलीग्राम करके कहा था कि हमारा नेता गांधी नहीं बल्कि बाबा साहेब आम्बेडकर है। तो ये जो शाहू महाराज का कोटेशन है, ये उस समय से पहले का दिया हुआ कोटेशन, तो इसका मतलब है कि शाहू महाराज कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पक्का विश्वास था कि यही अछूतों के नेता बनेंगे और यही समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। ये बात बाद में आगे चलकर साबित भी हुई। आरक्षण को भी उन्होंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जब 50% आरक्षण की बात की उन्होंने, तो उस समय की जो स्थिति थी वो हम देखते हैं कि उस समय जो पद थे, प्रशासनिक पद तो जो थे, कोल्हापुर के पद जो थे, उसमें कुल 71 पद थे प्रशासनिक पद, और 71 पदों में से 60 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। यानी देखिए कि कितना बड़ा रेशियो है। ब्राह्मण जो अधिकारी थे वो 71 में से 60 पदों पर, मतलब सिर्फ 11 कम, 71 को 11 कम, इतने पदाधिकारी थे। और मुझे लगता है आज का भी रेशियो कुछ ऐसा ही है अभी बीजेपी सरकार में। और जो क्लरिकल जो पद थे वो 500 पद थे। उन क्लरिकल 500 पदों में से केवल 10 पदों पर गैर ब्राह्मण थे। इसका मतलब है कि 500 में से 10 कम कर देते हैं तो 490 पदों पर गैर ब्राह्मण पदाधिकारी थे। इतना बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। तो शाहू महाराज ने जो उस समय निर्णय लिया था वो सही निर्णय लिया था। पिछड़ी जातियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बाद में ये जो बदलाव लाए, 1912 में 95 पदों में से केवल 35 पदों पर ब्राह्मण रह गए थे। मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो रेशियो है उसमें बहुत बड़ा अंतर हमको दिखाई देता है कि 95 पदों में से केवल 35 पदों पर ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या सिमट कर आ गई थी। और इस वजह से भी ब्राह्मण वर्ग
बहुत ही नाराज था उनसे। अब क्या हो गया कि जब ये आरक्षण दिया, जैसे कि आजकल हाँ बहुत मुद्दा उठता है, मेरिट का मुद्दा उठता है ना, जब हमारे लोगों को आरक्षण के तहत नौकरियां मिलती है या आरक्षण के तहत कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो वहां पर उनको जो दूसरे तथाकथित उच्च वर्णीय लोग हैं या विद्यार्थी है, वो टॉर्चर करते हैं कि तुम्हें मेरिट नहीं है, तुम तो कोटे से आए हो, तुम तो आरक्षण से आए हो, तुम्हें वो योग्यता क्षमता नहीं है। इस तरह का जो चिढ़ाया जाता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो उस समय शाहू महाराज ने जब ये इम्प्लीमेंट किया आरक्षण और जो रिजल्ट सामने आए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बातें तो हुई होगी इस तरह की। तो वहां पर एक बात ये हुई कि ब्राह्मण उच्चाधिकारी अक्सर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायत राजा के पास में करते थे और वो यही कहते थे कि आपने आरक्षण तो दे दिया इनको, इनको नौकरियां तो मिल गई है, लेकिन ये इन नौकरियों के लायक नहीं है। देखो 150 साल पहले भी यही बात होती थी, आज भी वही बात हो रही है, ये लायक नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है। इस तरह की जब शिकायत महाराजा के पास में आई, तो महाराजा ने क्या किया होगा, आप सोच सकते हैं कि वो तो किस तरह के टिट फॉर टैट वाले आदमी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के बाद मेरे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी की इस तरह की शिकायत यदि लाता है कि उसका अधीनस्थ कर्मचारी इस लायक ही नहीं है, उस नौकरी के लायक नहीं है, तो मैं शिकायतकर्ता को ही काम से निकाल दूंगा, मैं शिकायतकर्ता को काम से निकाल दूंगा बोल रहे। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, तो उसके पीछे ये वो कहते हैं कि यदि कोई कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी उस पदाधिकारी की बनती है जिसके मातहत वो काम कर रहा है। उसने उसको उस काम को सिखाना चाहिए और उस काम के लायक उसको बनाना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसको उस व्यक्ति से काम लेते आना चाहिए, यही उसका काम है पदाधिकारी का। यदि किसी को नहीं आता है सही तरीके से काम, तो उस पदाधिकारी को अयोग्य घोषित करके काम से निकाल दिया जाएगा, ना कि उस कर्मचारी को जिसको काम नहीं आता है। तो मुझे तो इसमें शाहू महाराज की सूझबूझ की तो मैं कायल हो गई हूँ कि इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इस मैटर को हल किया है। जैसे कि आज भी हम कहते हैं कि अगर हमारे बहुजन विद्यार्थियों में मेरिट नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो सरकार है जो इन बच्चों को उस तरह की स्तरीय शिक्षा नहीं दे रही है, वो स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिल रहा है बच्चों को कि वो अपने अंदर उस मेरिट को ला सके। वो बच्चे का दोष नहीं है कि उसमें मेरिट नहीं है, दोष उस सरकार का है जो अपने देश के बच्चों को इस तरह के लायक या योग्य नहीं बना पा रहे हैं, उसको उस तरह का एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल यही बात यहाँ पर शाहू महाराज ने पकड़ी है कि किसी को सही काम नहीं आ रहा है, तो वो उनका दोष नहीं बल्कि उस पदाधिकारी का दोष है जिसको कि उससे काम निकलवाना है। अब ये सब जो ये दौर एक था, ये सब हो रहा था, इसी समय एक जो उनका करीबी ब्राह्मण था, उसने एक बार सवाल किया उनसे कि ये जो तुमने कुछ भी किया है, आरक्षण जो दिया है, क्या ये जरूरी है? इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? उसने समझना चाहा। तब महाराज ने उसको बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। महाराज उसको अपने अस्तबल में लेके गए, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, वहां पर ले जाकर महाराज ने 2 चारे की टोकरियां मंगाई। चारे की टोकरियां मंगाई और 2 घोड़े के आगे वो चारे की टोकरियां रखी। बोले देखो अभी क्या होता है। वो 2 घोड़े में से एक जो घोड़ा था वो बहुत ताकतवर सशक्त घोड़ा था और एक जो था वो बहुत कमजोर और दुबला घोड़ा था। जैसे ही वो चारे की टोकरियां उन घोड़ों के आगे रखी गई, जो ताकतवर सशक्त घोड़ा था उसने अपना चारा जल्दी जल्दी खा लिया और जो बेचारा मरियल सा घोड़ा था, कमजोर सा, वो तो धीरे धीरे खा रहा था। अब वो जो ताकतवर घोड़ा था उसने अपना चारा जल्दी जल्दी खाकर खत्म कर दिया
और बाद में जो कमजोर घोड़े के आगे जो टोकनी रखी हुई थी उसमें भी मुंह मारा उसने, उसका भी चारा खाने की कोशिश करने लगा। उसने उसको कमजोर घोड़े को धक्का देकर बाजू कर दिया और उसका भी चारा खाने लगा। महाराज बोले देखिए ये जो हो रहा है इस पर से समझिए कि ये जो ताकतवर घोड़ा है इसने अपना भी हिस्सा खा लिया और जो कमजोर है उसका भी हिस्सा खा रहा है। यही बात हमारी समाज व्यवस्था में भी हो रही है। सदियों से जिनको आरक्षण मिला है, आरक्षण किस चीज का मिला है? ब्राह्मणों को पुरोहिताई का आरक्षण, ज्ञान पढ़ने पढ़ाने का आरक्षण मिला है, क्षत्रियों को शस्त्र बल का आरक्षण मिला है और वैश्यों को व्यापार करने का आरक्षण मिला है। और ये तीन जो शक्ति के स्रोत है ये इन लोगों ने अपने पास आरक्षित कर लिए हैं और शूद्रों के पास में सेवा के अलावा कुछ नहीं। ये जो तीन बल है तीनों बलों से इनको वंचित, ज्ञान बल और शस्त्र बल और धन बल, इन तीनों बलों से इनको वंचित रख दिया है। तो सदियों से ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं जिनको ये सारे बल मिले हैं, और जिनको सदियों से ये बलों से वंचित रखा गया है वो कमजोर और पिछड़े हो गए हैं। इसलिए इन वंचितों को, इन पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाओं की, विशेष अवसरों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम घोड़ों को क्या करते हैं, ताकि सबको अपना अपना हिस्सा मिले, घोड़ों के मुंह में कपड़ा बांधा जाता है, थैली बांधी जाती है जिसमें कि उनका चारा होता है और उसी वो थैले में मुंह डालकर वो अपना चारा खाते हैं। ये पूरी स्टोरी होती है। बहुत सारे लोग इसको आधा अधूरा बताते हैं। वो जो उपाय है, जो उपाय घोड़ों के लिए किया गया कि उनके मुंह में थैली बांधी जाती है, उसमें चारा होता है ताकि कोई किसी का हिस्सा न चुराए, कोई किसी का हिस्सा न मारे, सबको मिले, अपना जिनको जितना चाहिए उतना उनको मिलना चाहिए। ये जो घोड़े के उदाहरण से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि क्यों दलितों, पिछड़ों को या अछूतों को ये सारे अवसर देने की जरूरत है। ये प्रतिनिधित्व की बात है और इसी से ये इनकी बराबरी में आएंगे। जब इनको एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलेंगी, एक्स्ट्रा अवसर मिलेंगे तो ये इनकी बराबरी में आएंगे और तब सही मायने में इनकी शुद्ध प्रतियोगिता शुरू होगी। जब तक कि ये कमजोर है इनकी प्रतियोगिता बराबरी की नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण का बहुत महत्व है और ये शाहू महाराज ने ये आइडिया ज्योतिबा फुले से ली थी सबसे पहले और इम्प्लीमेंट शाहू महाराज ने किया, कानूनी रूप में भी किया और व्यवहारिक रूप में भी किया, जिसका कि बाद में हमें दिखाई देता है समाज में बहुत अच्छा परिणाम भी आया कि बहुत सारे लोगों का उसमें विकास हुआ, जन कल्याण हुआ। और फिर इसी को बाद में संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया है। इसके अलावा शाहू महाराज ने उद्योग व्यवसाय में भी बहुत सारे परिवर्तन किए, क्योंकि हम देखते हैं कि शूद्रों को, अछूतों को वर्ण व्यवस्था के तहत अलग अलग अपने योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था ही व्यवसाय पर आधारित थी कि जिसका जो व्यवसाय होगा उसी को जाति का नाम दिया गया था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म आधार पर वो व्यवस्था चली आ रही थी कि जो पिता का व्यवसाय है वही बच्चा भी करेगा। इसी को जाति व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था से जो जाति व्यवस्था उपजी है वास्तव में वह व्यवसाय को कंट्रोल करती है कि आदमी अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही कर सकता था, वो उससे हटकर दूसरे व्यवसाय नहीं कर सकता था, चाहे उसमें कोई भी टैलेंट हो, अलग अलग तरीके का उसमें कौशल्य या योग्यता हो। तो यहाँ शाहू महाराज ने इस परंपरा को भी तोड़ा और उन्होंने अलग अलग लोगों को, यानी खास करके पिछड़ों को, शूद्रों को और अछूतों को उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए कई तरह की प्रशिक्षण संस्थाएं शुरू की, जिसमें कि उनको कला कौशल सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई, अलग अलग उद्योग धंधों की ट्रेनिंग दी गई और उन उद्योग धंधों के आधार पर फिर उन्हें व्यवसाय खड़ा करने के लिए उन्होंने उनको आर्थिक मदद भी दी। उनको जो उपकरण और मशीनें लगती थी वो सब उन्होंने शाहू महाराज ने उपलब्ध कराए और कृषि व्यवसाय में भी उन्होंने बहुत सारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, बहुत सारी आधुनिकीकरण किया, बाजार में भी बहुत सारा परिवर्तन किया और किसानों को
बहुत सारी आर्थिक मदद भी की उनके फसल के लिए, उनके उपज के लिए, उसको उद्योग में परिवर्तित करने के लिए, जो लगता था इन सब चीजों के लिए उन्होंने एक राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की थी। राजा एडवर्ड कृषि संस्थान के अंतर्गत उन्होंने किसानों का उद्धार करने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी। और किसानी के लिए या खेती के लिए पानी की, जल सिंचाई की जो जरूरत पड़ती है, उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया। हम देखते हैं कि 1907 में उन्होंने राधागारी बांध की शुरुआत की थी। यानी हर तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में पिछड़ों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश की है। फिर वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक या धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं जहां पर उन्होंने कोई आमूलाग्र परिवर्तन ना किया हो। और बहुत ही जमीनी स्तर पर जाकर बहुत रिस्क, अपने जान की रिस्क लेकर उन्होंने योजनाएं बनाई, नीति नियम बनाए और उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी किया। इसलिए इसे रयते का राजा यानी लोक राजा कहते हैं। यानी सही मायने में वो प्रजा का पालक, प्रजा पालक या प्रजा का पिता था। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि राजा हो तो ऐसा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस उक्ति को सार्थक करते हुए शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज हमें दिखाई देते हैं। और इन्होंने इसके साथ साथ स्त्रियों का विषय हम कैसे छोड़ सकते हैं? जब एक स्त्री बोल रही हो तो स्त्री का विषय तो आना ही चाहिए। स्त्रियों के लिए उन्होंने हिंदू धर्म में जितनी भी मान्यताएं थी, सारी मान्यताओं को तोड़ा उन्होंने। जो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने प्रावधान किए थे, तो हिंदू कोड बिल तो बहुत बाद की बात है, लेकिन शाहू महाराज ने उन प्रावधानों को अपने रियासत में बहुत पहले ही लागू कर दिया था। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए बाल विवाह खत्म करवा दिया था, देवदासी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और विधवा विवाह या पुनर्विवाह, इसको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था। 1917 में ही उन्होंने कानूनन विधवा और पुनर्विवाह स्थापित कर दिया था। और लड़कियों के लिए भी उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत महत्व दिया। कहीं भी उन्होंने कोई खाली जगह छोड़ी नहीं है। और सबसे पहले उन्होंने अपनी विधवा बहू आनंदी को शिक्षित करने का प्रयास किया। वहाँ उसके शिक्षा की व्यवस्था की। वो विधवा थी फिर भी उसके शिक्षा की व्यवस्था की। यानी उन्होंने हर बात को पहले अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारा। महाराष्ट्र में एक बहुत बेकार एक प्रथा थी, जोगत्या मुरड़ी करके एक प्रथा थी। इसमें जो ट्रांसजेंडर जो होता है, यानी पुरुष को स्त्री बनाकर नचाया जाता है, तो उसमें ये रात में इनसे ये इस तरह के काम कराए जाते थे, नाच गाना और धार्मिक कर्मकांड ये जो कराए जाते थे, जिससे कि बहुत अंधश्रद्धा फैलती थी। तो इसको भी उन्होंने बंद करा। ये भी आनुवंशिक तौर पे ये धंधा चलता था। तो बहुत सारे पुरुषों को ये पसंद नहीं होता था, लेकिन वो मजबूरी में करते थे। उनके ऊपर एक सामाजिक दबाव रहता था कि आप इस समाज में या इस धर्म में पैदा हुए हैं, तो आप पुरुष होने के बाद में भी स्त्री जैसा गेटअप करके आपको नाचना होगा कार्यक्रमों में। और इस तरह वो अपनी इच्छाओं को मारते थे, अपनी भावनाओं को मार के स्त्री रूप लेकर ये सारा कुछ करते थे। तो ये जो जोगत्या मुरड़ी करके ये जो प्रथा है, ये भी उन्होंने बंद करा दी थी। और मुझे लगता है कि कहीं जगह छूटी है क्या, तो नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेग जब फैला था, तो प्लेग के समय जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, तो उस समय भी प्लेग फैला हुआ था। और उस समय उन्होंने थाली ताली नहीं पिटवाई थी, बल्कि उन्होंने उस समय जो वास्तविक योजनाएं करनी चाहिए थी अपने लोगों को बचाने के लिए प्लेग से, वो किया था। उन्होंने क्वारंटाइन किया था। जो लोग घरों में रहते थे उनको उन घरों से निकालकर जो खुली जमीन, मैदान या खेती की जगह थी, वहां पर उनके लिए टेम्पररी छोटी छोटी झुग्गियां झोपड़ियां बनाकर लोगों को वहां पर क्वारंटाइन किया था उन्होंने प्लेग के समय में।
ये क्वारंटाइन शब्द आज बड़ा प्रचारित हुआ है, लेकिन शाहू महाराज के समय में भी इस तरह का किया गया। भले ही क्वारंटाइन शब्द इस्तेमाल ना किया गया हो, लेकिन कार्य इस तरह का किया गया था। और जो लोग अपने घरों को वहां छोड़कर वहां गए थे, तो वहां उनके घरों की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से प्रशासन ने ली थी। उन्होंने उन संपत्ति को, उनका जो धन था उसको पैक करके उस पर अपना नाम और ये पता ये सब लिखवा के सरकारी विभाग में जमा करवाया था, और उनको एक कूपन दिया जाता था ताकि वो लोग ठीक होने के बाद में अपनी संपत्ति को वापस ले जा सके। और जो उस समय लस निकली थी, यानी इंजेक्शन, जैसे कि अभी वैक्सीन दी जा रही है, तो सबसे पहले राजा ने वो खुद पर आजमाया था, खुद को पहले इंजेक्शन दिया था और बाद में वो प्रजा को उपलब्ध कराया था। जो गरीब लोग थे, जो उसको खरीद नहीं सकते थे, उनको उन्होंने मुफ्त में ये सारी दवाइयां और इंजेक्शंस उपलब्ध कराए थे। और उस समय एक बड़ी यात्रा निकलती थी कोल्हापुर में ज्योतिबा की। ज्योतिबा एक यहाँ का एक कोल्हापुर में बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर शूद्रों की बहुत बड़ी यात्रा निकलती है। तो प्लेग के समय उन्होंने इस यात्रा को स्थगित कर दिया था और कहा था कि कोई भी इस तरह इकट्ठा नहीं होंगे, जिससे कि इस प्लेग रोग को नियंत्रित किया जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सके। तो ये इस तरह के छत्रपति शाहू जी महाराज इतना प्रभावी व्यक्तित्व, इतना बहुमुखी व्यक्तित्व कि आज भी उनकी हर बात, उनकी हर नीति, उनकी हर योजना आज भी प्रासंगिक लगती है। यदि हमारी आज की सरकार शाहू महाराज के इस पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से समझे और आज उसको अगर लागू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। समाज में जो अराजकता फैली हुई है, जो ऊंच नीच भेदभाव और जो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको नियंत्रित किया जा सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब शाहू महाराज उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। ऐसे राजा की हमारे देश को बहुत जरूरत है। हम सब उनके बहुत आभारी है कि वो हमारे देश में पैदा हुए और इस तरह से उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से जन कल्याण किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक किया। और आज हम अच्छी व्यवस्था में हैं। बाबा साहब को भी उन्होंने काफी मदद किया। उन्होंने एक तरह से नींव रखी बाबा साहब के राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पैदा होते रहें, हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। ऐसे प्रेरणा स्रोत को मैं बहुत बहुत दिल से अभिवादन करती हूँ, तिवार अभिवादन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी शांति से, इतनी तटस्थता से मुझे सुना। मैंने बहुत समय लिया, माफी चाहूंगी।